ये ऑन होगा सर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। थोड़ी आवाज़ जो है आपको क्लियर नहीं जाती होगी, रीज़न बिंग की थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, जुकाम वगैरह हो रखा है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक आवाज़ पहुँच सके, ढंग से पहुँच सके और कुछ सीख पाए। देखिए, आज का जो सेशन है उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पहले से 1% बेटर हो सके। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि वो लास्ट क्लास में कि हमें ज़्यादा बेटर नहीं होना है, हमें 1% बेटर होना है हर रोज़। 1%, ओनली 1% हमें बेटर होना है हर रोज़, ठीक है? तो वही चीज़ है बेटा। आओ, देखो, आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे क्या चीज़? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें हम क्या कवर करेंगे बेटा? इसमें हम कवर करेंगे क्या चीज़? एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम ये कवर करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं, ठीक है? जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा बोर मॉडल पे होगा। चलिए, छोटी छोटी चीज़ें आइए देख लेते हैं। थॉमसन मॉडल, ठीक है? देखो, सबसे पहला मॉडल है ये थॉमसन मॉडल। ये इसको हम कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल। जैसे वाटरमेलन होता है ना, तो ये वाटरमेलन वाला ही मॉडल है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे वाटरमेलन में क्या होता है, सीड्स होते हैं और जो पल्प होता है, रेड वाला जो होता है ना, वो पल्प जो मोस्टली हम खाते हैं। हालांकि सीड्स भी खाना चाहिए, पंपकिन सीड्स जो है बड़े महंगे बिकते हैं बेटा बाद में, ठीक है? तो सीड्स भी खाने चाहिए। तो जो सीड्स है ना, सीड्स, ठीक है, वो आप देख सकते हो इसमें कि उसको हमने कह दिया वो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी जो पल्प है, यानी जो रेड वाला पार्ट है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउएवर द नेगेटिव चार्ज इज embedded like a seeds, okay, in a Thomson model. I hope you understand, okay? ठीक है, थोड़ा पढ़ा देते हैं फिर आप नोट कीजिएगा, है ना? आइए इधर देखिए, ये उसके बाद आया रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, दिस एक्सपेरिमेंट led to the discovery of what? Nucleus, okay? With the help of this experiment we got to know there is something which is known as nucleus inside an atom, okay? So in this model, in this experiment, क्या किया गया कि हमने ले लिया बेटा गोल्ड फॉयल लिया, यू कैन सी हियर क्लियरली। हमने गोल्ड फॉयल लिया, बहुत ही थिन, है ना? फॉयल हमने बोल दिया तो इसका मतलब थिन, जैसे एल्युमिनियम फॉयल नहीं होता है। जैसे रोटी सोटी हम जो है क्या करते हैं, घर से जब लंच लेके आते हैं, डिनर लेके आते हैं, तो मम्मी जो है वो रोटी जो है जो एल्युमिनियम फॉयल होता है उसमें रैप करके देती है, सो डैट वो गर्म भी रहे और हेल्दी भी रहे, हाइजीनिक भी रहे। या कभी आप बाहर मार्केट में खाए होंगे, जैसे रोल वगैरह खाए होंगे, है ना? तो वो एल्युमिनियम फॉयल में रोल करके देते हैं, है ना? सभी नहीं देते हैं पर कुछ देते हैं, ठीक है? फॉयल हमने कह दिया यानी थीन है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड फॉयल है, ये भी थीन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं बेटा, किसके हेल्प से? अल्फ़ा पार्टिकल्स के हेल्प से हम बम्बार्डिंग करते हैं। व्हाट इज अल्फ़ा पार्टिकल्स? अल्फ़ा पार्टिकल बेटा जो होता है ना, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं बेटा हीलियम 2+ होते हैं, ठीक है? हीलियम 2+ होते हैं, मतलब हीलियम में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, जो बच गया, यानी जो हीलियम का न्यूक्लियस है ना, वही हमारा अल्फा पार्टिकल हो गया कायदे से, ठीक है? और इसकी खासियत क्या है भाई, इसके पास जो है ना
जो मास होता है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ नहीं 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लेंगे, और जो हमारा चार्ज होता है बेटा वो 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 ये लेंगे, ठीक है। दिस इज अ गोल्ड फॉयल। ओके, तो हम बम्बार्डिंग करते हैं न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल्स के साथ। तो बम्बार्डिंग में हमें ये समझने और देखने को मिलता है कि क्या होता है, समझिएगा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना वो पास हो जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उनमें से कुछ डेविएट होते हैं, और जो कुछ डेविएट होते हैं उनमें से एक मान लीजिए वो 180 डिग्री डेविएट करते हैं, यानी ये ऐसे गए फिर वापस लौट आए, है ना। समझिएगा मैक्सिमम मान लीजिए 100 हमने ले लिया, सपोज कीजिए, एक जनरल में बात कर रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। हमने 100 लिया तो हमने ये देखा यार कि 100 में से ना 95-96 तो सीधे पास हो गए, 3-4 डेविएट हुआ, उनमें से भी एक ही डेविएट हुआ 180 डिग्री पे। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया। ये जो आप सर्कल देख रहे हो ना, ये सर्कल, तो ये सर्कल कुछ नहीं है बेटा, ये एक स्क्रीन है ना। जो जब अल्फा पार्टिकल्स इसे डेविएट होंगे ना तो इसी स्क्रीन में पड़ेंगे तो ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये बताएगा, इससे हम एंगल मेजर करेंगे कितने कितने एंगल पे वो डेविएट हुए हैं। तो दिस इज इट रिगार्डिंग व्हाट अल्फा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। These are the few observations we can see here. The first one is what? Most of the alpha particles pass through the foil without any deviation. As I said, most of the alpha particles passed through the foil without any deviation. Okay. About 0.14%. You can see the data. 0.14%. It's a very small amount. It's not even 1%. 0.14%. Okay. Of the incident alpha particles are scattered by more than 1 degree. Sorry. है ना, सॉरी, कह रहे कि 0.14% of the incident alpha particles are scattered more than 1 degree. Deflection of more than 90 degree was observed in about 0.0125%. Wow. Let's consider data. For an example, let's we bombarded with 10,000 alpha particles. Okay. तो 10,000 0.14% of 10,000 हाउ मच बताइए, तो 14 होगा, है ना। 0.14% का मतलब ये हो गया 100 इंटू 10,000, चारों जीरो कट गया, देखो 14, यानी 14 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा डेविएट हुए हैं। दे गॉट डेविएटेड बाई मोर देन 1 डिग्री, जस्ट 14 आउट ऑफ 10,000, आउट ऑफ 10,000 भाई, यानी 9,900 कितना हो गया, 86 अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि इनमें से जो 90 डिग्री से, ये तो 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री से ज़्यादा। अब आगे ग्रेटर देन 90 डिग्री में क्या है, देखो तो इसमें क्या है कि 0.0125 बाय 100 इंटू 10,000, ये 2 खत्म, है ना। और यहाँ से कितना आएगा भाई, 1.25 समझ रहे हो, बहुत कम। 1.25 इज वेरी वेरी स्मॉल, 1.25। अब यहाँ पे आप बोलोगे फ्रैक्शन, एक्चुअली मैंने तो एक डेटा लिया 10,000, तो बहुत सारे होते हैं, समझ रहे, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लाख में हमने बम्बार्डिंग कर दी। तो सोचो 1.25% 90 डिग्री से ज़्यादा। मोस्ट ऑफ द स्पेस, अब इसे एक कंक्लूजन निकलता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज अनऑक्युपाइड एज अबाउट 99.86% अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट डेविएशन, 99.86%। मतलब क्या मतलब है ना, कुछ अजीब सा, देख रहे हो कि 0.14% छोड़ के इतना सब तो पास हो गए। इससे हमें यह समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज अनऑक्युपाइड,
दे आर अनऑक्युपाइड बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर अनऑक्युपाइड. Isn't it an irony if we compare this experiment with the Thomson model? According to Thomson model, positive charges are distributed. इस एक्सपेरिमेंट में पता ये चल गया कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर अनऑक्युपाइड है. ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर अनऑक्युपाइड है भाई, है ना. आइए कह रहे there must be an extremely small region of concentrated positive charge at the center of an atom. This small region is called nucleus. है ना. बहुत एक छोटा सा रीजन है बेटा जो पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस कर दिया. द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू इनकाउंटर बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. कह रहे द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सो मैसिव एज कंपेयर्ड विद द अल्फा पार्टिकल्स दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द इनकाउंटर. कह रहे द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज सो मैसिव as compared with the alpha particle that it remains at rest during the encounter. It's very very important. It means when alpha particle collides with nucleus. And one more thing, ध्यान रखना, collision केस में केवल यही नहीं होता है कि फिजिकल कोलिजन हो, मतलब फिजिकली दो एटम मिल रहे हैं, है ना, या दो पार्टिकल कोलाइड कर, जैसे कार वॉल से कोलाइड हो गया, तो केवल वही कोलिजन नहीं होता है. अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे की तरफ छोड़ दोगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे, फिर वापस जाएंगे. डेट इज ऑल्सो कोलिजन बेटा, ध्यान रखिएगा. यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इतना मैसिव है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल कि जो क्या कहते हैं वो न्यूक्लियस को हिला नहीं पाता अल्फा पार्टिकल. जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कार जो है एक ट्रेन से टकरा गई, कोलाइड कर गई, ऐसा भगवान करे ना हो, लेकिन इफ इट हैपेंस इन दैट केस व्हाट विल हैपन, है ना, देयर विल बी नो चेंज इन द मोशन ऑफ ट्रेन, देयर विल बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कार, और यू कैन से द विजिबल effect after collision will be seen on what, car. Okay, there will be a small dent on train. तो यहाँ पे वही चीज़ है कि when alpha particle strikes with what nucleus of an atom, nucleus remains at rest. Okay, यानी ये अब न्यूक्लियस के स्टेट को चेंज कर नहीं पाता है. whereas electrons owing to their little mass, कह रहे whereas electrons owing to their little mass, बहुत कम मास है, cannot appreciably deflect the far more massive alpha particles. देखो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं ला पाया, और इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल में चेंज नहीं ला पाया, क्योंकि द मास ऑफ electron is very very less than what, alpha particle, and mass of nucleus is very very greater than what, alpha particle. तो ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, है कि नहीं. कहले इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी गॉट टू नो electrons revolve around the nucleus just like all the planets revolve around the sun. When an alpha particle strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. It then moves under the action of Coulomb's force of repulsion and its path is hyperbola with the nucleus as the external forces. देखो इसका मीनिंग ऐसे समझो आप. इसका क्या मीनिंग है एक्चुअली, द थिंग इज, देखो ऐसे है, मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज यानी जो अल्फा पार्टिकल है, तो जब आप यहाँ से प्रोजेक्ट किए, सॉरी, तो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा और ये ना ऐसे भाग जाएगा, ये न्यूक्लियस ऐसे भाग जाएगा. तो ये कह रहे हैं वही चीज़ कि इसका जो पाथ होगा, है ना, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. It then moves under the action of Coulomb's force of repulsion and its path is hyperbola with the nucleus as the external force. ये जो पाथ होगा ना इसका हाइपरबोला होगा, ध्यान रखिएगा. कौन बोला? हाइपरबोला, है ना. जैसे वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता है वो क्या होता है, डेविएट हो जाता है, ऑब्वियसली होगा. अगर मान लो आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया होगा ना, तो ये जाएगा या रुक के वापस आ जाएगा.
ये कौन सा केस में बात कर रहे हैं, जब हमारा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से थोड़ा सा ऊपर से पास हो रहा है। इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं बेटा, अगर आप पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ये बताया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर इसको कहते हैं। ठीक है, ओके बेटा। ये जो ग्राफ है, कीप इट इन योर हेड। फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड एट व्हाट एंगल। यहाँ ये एंगल है, ये नंबर ऑफ डेविएशन। अब देख सकते हो, एंगल बढ़ाते जाओ, 180 डिग्री डेविएशन में तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, समझ रहे हो। और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डेविएशन घटते जाएगा। चलो पहले तो आप इसको नोट कीजिए, मैं सर्टेन टाइम देते जाता रहूँ। नोट करना बेटा, नोट करोगे ना आपको लगेगा कि हम बाद में भले पढ़ लेंगे, बट ट्रस्ट में बेटा, मैं हर क्लास के एंड में ये बात बताता ही हूँ कि नोट कर लिए हैं तो याद रहेगा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो भूलेंगे नहीं। इसके पीछे यही रीज़न है बेटा। जब आप नोट करोगे ना भले ही, तो कुछ आपका दिमाग चलेगा, समझ रहे हो, आपका दिमाग चलेगा। देखो एक छोटी सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग बेटा डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देखो जो भी टीचर से आप पढ़ते होंगे, अभी आप मेरे से पढ़ रहे हैं, टीचर को ना जैसे एक ना कैटलिस्ट की तरह लेके चलो, एज अ गाइड की तरह लेके चलो, मेंटर की तरह लेके चलो। स्पून फीडिंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए कि वो स्पून फीडर है ना, कि सब कुछ घोर और के आपको दे दे रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी बेटा। लाइफ ना बहुत चैलेंजिंग है और बहुत इजी भी है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जिसका ब्रेन तेज है उसके लिए लाइफ इजी होता है, और जिसका ब्रेन तेज नहीं है उसकी लाइफ टफ होता है। समझिए मेरी बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप घर से स्कूल आते होंगे, कई बार आए होंगे, गए होंगे, बट रास्ते में क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। अगर आप में से कोई बच्चा अगर इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जब घर से वो स्कूल आता है तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें, मेन मेन स्पॉट क्या है, या कौन कौन से रूट्स है जो घर से हमें स्कूल आ सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आता होगा जिसमें उसको घर जल्दी पहुंचना है या स्कूल जल्दी पहुंचना है, या कोई किसी ने पूछा उससे कि यार आप ये जानते होगे क्या कहाँ पे है, या यहाँ पे मुझे जाना है, ट्रस्ट में वो इजीली बता पाएगा। यही तो है। बट हम मैक्सिमम चीज़ों को बेटा, मैक्सिमम काम को ऑटो पायलट पे लेके चलते हैं, बस हम कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं नहीं पता। और जब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है तो फिर हम डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो जब जब उस काम को किया था तो कॉन्शियसली तो नहीं किया है ना, ब्रेन तो उसको याद नहीं रखा। तो क्रिटिकल थिंकिंग बेटा डेवलप करो। वैसे भी एआई का समय चल रहा है, मशीन लर्निंग का समय चल रहा है, और क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगा अगर आप ऑटो पायलट वाले सिस्टम है, मतलब अनकॉन्शियसली चीज़ों करते हो तो कुछ चैट जीपीटी कर देगा, एआई टूल्स कर देंगे, बहुत सारे हैं, है ना। गूगल जिम नहीं, पता नहीं कौन कौन से हैं, परप्लेक्सिटी भी है, एन श्रीनिवासन हमारे इंडिया के ही हैं, को फाउंडर है उसके। तो देर आर सो मेनी थिंग। तो इसलिए बेटा ये ध्यान रखा करो, हमें जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। कि कोई मेरे से क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो आप यही सोचो कि क्या अगर मेरे को किसी ने पूछ दिया ये चीज़, क्या मैं बता पाऊँगा किसी को, क्या मैं समझा पाऊँगा। पढ़ने के बाद ये सोचो, अगर अब ये आता है कि ठीक है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंड में क्वेश्चन पूछो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ध्यान में रखूँगा तो कभी कोई पूछेगा तो मैं बता पाऊँगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं करते होंगे तो पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, ध्यान रखिए। और टीचर जो है वो सिंपल गाइड है और बेटा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, बस हम पाथ दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, हेल्प करेंगे आपको। समझ रहे मेरी बात। चलो मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ ये, तो 1 मिनट बस।
चलो इसके लिए मैं दे रहा हूँ 3 मिनट। नोट करना जरूर, नोट करना जरूर बेटा। हो जाए तो बता देना। ओह, ये हट गया था। कर लिया, नोट कर लिया आपने? नोट हो गया बेटा? ये करो तो।
हाँ जी, हो गया, ये कीजिए। नोट हो गया बेटा, आओ ये करो। सॉरी। चलो हो गया, ये क्वेश्चन करो तो बेटा ये।
चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर सेपरेशन आर बिटवीन गोल्ड न्यूक्लियस एंड एन अल्फा पार्टिकल द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय, है ना, गोल्ड न्यूक्लियस एंड क्या है भाई, एंड एन अल्फा पार्टिकल। देखिए ये तो इजी है, मैं इसको करूँगा भी नहीं, करोगे आप ही, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। जैसे ये मान लो अल्फा पार्टिकल हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास चार्ज कितना है। मान लो इसका चार्ज Q1 है, या आप देखोगे, और ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो इसके पास देखना आपको चार्ज कितना, मैं बताऊंगा भी नहीं, केमिस्ट्री का पार्ट है भाई। इस पर आप देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लिख दो, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही चार्ज होगा। ये डिस्टेंस r, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा ना वो कितना लगेगा, ये फोर्स F, ये भी फोर्स बेटा कितना होगा F, तो जो F होगा वो होगा क्या चीज़ K, Q1, K का मतलब हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r। बेटा ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं यार, इतना तो आप करोगे ही। मैंने अभी बताया कि टीचर कैटलिस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब जब आपको एटॉमिक नंबर उसका नहीं पता है, गोल्ड का नहीं पता है, तो फिर आप समझो सब बेकार है ना। तो अगर नहीं पता तो आप जाइए देखिए और लिखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना चार्ज होगा, ठीक है। ये बताइए, सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। इसमें सोचना भी नहीं है यार, ये आंसर हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया, छोड़ो, है ना, ये आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, जो ग्राफ मैंने बताया था। हाँ आइए, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए दो पोस्टुलेट है, देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो है ना, उसके बाद बोर मॉडल आया, उसमें ना एक दिक्कत ये थी कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, बट अब चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। बिना एक्सेलेरेशन के कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता ही नहीं है बेटा, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल बेटा एनर्जी को रेडिएट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे उसका रेडियस घटते घटते वो टर्मिनेट हो जाएगा न्यूक्लियस में, यानी ये ऑर्बिटल शेप ऐसे बनेगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इसका एक्सप्लेनेशन ना रदरफोर्ड दे नहीं पाए, मतलब इन रियलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, है ना, कि आखिर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बाद बोर मॉडल आया बेटा, इन्होंने ना पोस्टुलेट्स दिए कुछ, उसके बेसिस पे उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करा। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इन्होंने कहा कि जो ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है ना वो स्टेबल ऑर्बिट्स है, विदाउट एमिटिंग रेडिएंट एनर्जी, मतलब ऐसा ऑर्बिट है जिसमें कोई एनर्जी रेडिएट होता नहीं है। ईच एटम हैज सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स, सभी एटम के पास सर्टेन डेफिनेट स्टेबल ऑर्बिट्स है। इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन दिस ऑर्बिट्स, ईच पॉसिबल ऑर्बिट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी, इनका डेफिनेट टोटल एनर्जी भी होगा। दीज स्टेबल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम, ये स्टेशनरी स्टेट्स हो गए एटम के, है ना। एन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम ओनली इन दोज स्टेबल ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, हाँ जी, इसमें क्या है कि इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या है भाई, h/2π, h इज द क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब ये कहानी है, ठीक है। NH/2π, मतलब इन्होंने कहा कि जो स्टेबल ऑर्बिट्स है ना, इनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है, वो कितना है, NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा। पोस्टुलेट 3 कह रहे हैं कि an electron can make a transition from a stable orbit to another lower stable orbit. While doing so, a photon is emitted whose energy is equal to the energy difference between the initial and final state. ध्यान रखना, जब वो ट्रांजिशन करेगा एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में, तो वो इतना एनर्जी जो है एमिट करेगा, h इंटू म्यू, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अब देखिएगा,
इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। बोर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, पहले तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं उस पर। ये नोट कीजिए। ये नोट कीजिए।
हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हमने कुछ यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। ये जो पोस्टुलेट से 19 आए हुए हैं, है ना, ये पोस्टुलेट जब बेटा 19 आया, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। सिंपल क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो है ना, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी वी एन कह दिया मैंने, रेडियस हो गया आर एन, तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको सेंटीपिटल फोर्स की बेटा देखो जरूरत पड़ेगी, एफ ई। तो जो एफ ई है वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एफ साइन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन में वॉट, आर एन का स्क्वायर, एंड डेट इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी एन स्क्वायर बाई आर एन। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी एन आर एन, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया, सेकंड। ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो बता रहा है कि ये जो इसे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा वही किस में कन्वर्ट हो, वही किसके बराबर होगा, सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और दूसरा पोस्टुलेट्स आया इनका कि स्टेबल ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मतलब कंजर्व नहीं होगा, सॉरी, दैट विल बी इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, h/2 पाई। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। देखो ये वेलोसिटी हो गया वी एन, वो मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर, एक इसके बराबर है जेड बाई एन इंटू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितना है, देखो 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या सी बाई 127, या 2.2 इंटू 10⁻6। ठीक है, अगला अगेन रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, फिर से सॉल्व करके ये आएगा एन स्क्वायर बाई जेड आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू कितना, 0.529 इंटू 10⁻10, यानी 0.539 0.53 एंगस्ट्रॉन। ओके, टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी में क्या क्या आएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ये वाला टोटल एनर्जी क्या है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πr/v, वेलोसिटी रख दीजिए। तो इसमें ये याद रखिएगा कि होता है n³/z² इंटू टी नॉट। ठीक है, वेव लेंथ ऑफ फोटोन डेल्टा ई, देखो ये निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, डेल्टा ई, है ना। तो डेल्टा ई जो है किसके बराबर आया है, ये वाला क्वेश्चन याद कीजिएगा, रेडवर्क कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, चलो n1 लोअर ऑर्बिट को माना गया है और n2 क्या है, अपर लिमिट को माना गया है, मतलब अपर ऑर्बिट को माना गया है। ठीक है, चलो पहले आप इतना याद करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतना आप नोट करो और इसको थोड़ा सा ध्यान में करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ये नोट कीजिए। डिस्क्रिपेंसी नोट कीजिए बेटा।
हाँ जी। ये नोट कीजिए।
चलो फिर थोड़ी देर के बाद फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।